सबसे पहले हम हमारा चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, कैस्केडिंग से। कैस्केडेड एम्पलीफायर हम लोग पढ़ते हैं। कैस्केडेड एम्पलीफायर, कैस्केडेड एम्पलीफायर में बस सेम टाइप का अरेंजमेंट रिपीट होता है। उसके बाद आता है कैस्कोड। कैस्कोड में क्या होता है, एक होता है हमारा कॉमन एमिटर और अगला हो जाता है कॉमन बेस। तो कॉमन एमिटर का एम्पलीफायर अगर मैं बनाऊं तो वो ऐसे होगा, और कॉमन बेस का जो एम्पलीफायर होगा वो ऐसे होगा। कॉमन बेस यहाँ हो जाएगा और आउटपुट हम स्टील कलेक्टर पर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। अब एक का आउटपुट, इसका आउटपुट अगले का इनपुट होना चाहिए, तो यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ से हम अपना आउटपुट ले लेंगे ऐसे करते हुए। ये हो जाएगा ग्राउंड, और यहाँ पे हो जाएगा इनपुट ऐसे, और यहाँ पे हम VCC दे देंगे, VCC, और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा ऐसा कुछ। बस अब आउटपुट हम लेते हैं RL पे, तो ये RL पे आउटपुट ले लिया। कैस्कोड हो गया ये। कैस्कोड के बाद अगला टॉपिक क्या है, फिर तीसरा हो जाता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जिसमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक। इसमें जो गेन आता है टोटल गेन आता है पहली स्टेज का गेन इंटू दूसरी स्टेज का गेन इंटू तीसरी स्टेज का गेन एंड सो ऑन। और फर्स्ट स्टेज होता है, उसके बाद कपलिंग होती है, फर्स्ट स्टेज, उसके बाद कपलिंग, उसके बाद सेकेंड स्टेज, फिर कपलिंग, फिर थर्ड स्टेज एंड सो ऑन, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े हम लोग कुछ टर्म्स पढ़े थे। सबसे पहले कपलिंग में ही डायरेक्ट कपलिंग पढ़े थे, RC कपलिंग पढ़े थे, और ट्रांसफार्मर कपलिंग पढ़े थे। ट्रांसफार्मर में ही इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं हम लोग। फिर पांचवा आता है ट्रांसफार्मर में, केस में क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता है इंडक्टर। इंडक्टर होने की वजह से जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसमें एक स्पाइक आ जाता है, T और ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में स्पाइक आ जाता है। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था बैंडविड्थ। क्या कह बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ लिखते हैं हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले निकलते हैं 1/2 पाई R टोटल C टोटल, इससे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। बैंडविड्थ क्या होती है, ये अगर हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बना है, यहाँ ट्रांसफ़र फंक्शन लिखते हैं, यहाँ ओमेगा लिखते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ वोल्टेज गेन होता है हमारा इस केस में। अब ये ट्रांसफ़र फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जो 70% नीचे आते हैं इसी वाले डायग्राम पे, या √2 टाइम्स, इसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। इसको बोलते हैं F लोअर और इसको बोलते हैं F हायर, ठीक, जो कि इनपुट आउटपुट का नेटवर्क सॉल्व करने से आ जाता है। फिर हमने सीखा था डेसिबल। डेसिबल क्या होता है और बेल क्या होता है। डेसिबल और बेल जो होती है वो यूनिट होती है गेन की, पावर गेन की। तो गेन की यूनिट होती है बेल, और उसको डेसिबल में लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 डेसिबल। अगर हम डेसिबल में पावर गेन की बात करते हैं तो ये होता है 10 log P2/P1, P आउटपुट बाई P1, और इसी को जब हम जानते हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², तो P इज इक्वल टू K टाइम्स V² हो जाता है, के वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं वोल्टेज गेन इक्वल टू 20 log V2/V1, और सिमिलरली या VO/VI, और सिमिलरली I के लिए भी यही लिखते हैं, करंट गेन भी ऐसे ही आ जाता है 20 log से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कपलिंग कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर की, मतलब क्या एम्पलीफायर्स की। फिर ट्रांसफार्मर कपल का फिगर मैं बना देता हूँ।
नहीं, छोड़ देते हैं ट्रांसफार्मर कपल का फिगर। फिर नेक्स्ट हमने सीखा था मिलर थ्योरम। मिलर थ्योरम से जो रिजल्ट आया था फॉर निगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जनरल रिजल्ट नहीं लिख रहा हूँ। तो C इज इक्वल टू C जो कंसीडर कर रहे हैं C मिलर, C1 इज इक्वल टू C जो हम दिया गया है कैपेसिटर इंटू AV+1, और C2 जो आता है आउटपुट वाला C टाइम्स A+1 अपॉन A। ठीक है, हाँ ठीक, A+1 अपॉन A, C2 हो गया मिलर। अब लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जब हम करते हैं किसी भी बीजेटी का, तो हम एक्सटर्नल कैपेसिटर को हम उस समय कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा फिगर ऐसे बनता है, ये वाला। ठीक, फिर यहाँ RC कैपेसिटर लगा होता है। ठीक, फिर यहाँ एक बाईपास कैपेसिटर। अब ठीक, फिर क्या होता है, आउटपुट में कैपेसिटर लगा होता है और उसके बाद लोड रजिस्टर होता है RL। अब इसको जब हम कन्वर्ट मारते हैं इनपुट और आउटपुट साइड पे, तो ये जो सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इनको कंसीडर करना होता है। ठीक, ये बाईपास वाला भले हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सारे कैपेसिटर हम यूज करते हैं, तभी आउटपुट। हाँ, और जब AC एनालिसिस करते हैं तो VCC को ग्राउंड करते हैं, फिर इससे हमारा एक इनपुट और आउटपुट साइड का सर्किट बन जाता है, उससे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 9th, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में क्या होगा, कॉमन सोर्स ऐसे बनाएंगे डायग्राम, ठीक है, इसका एम्पलीफायर बना देंगे नॉर्मल जैसे और एम्पलीफायर होता है वैसे ये भी होता है। ये RS रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, यहाँ पे RG लगा देते हैं, गेट वाला मतलब एक इनपुट साइड का ऐसे रजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा देते हैं, इसको RD बोलते हैं, यहाँ VCC होता है, यहाँ पे एक रजिस्टर होता है जिसका नाम लगा नहीं होता जनरली। फिर एक यहाँ C2 कैपेसिटर होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे C2 कैपेसिटर को इग्नोर करना होता है, ये RL हो गया, C1 भी इग्नोर करना होता है। पर हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं गेट, इसको बोल रहे हैं सोर्स, इसको बोल रहे हैं ट्रोन। तो यहाँ जो कैपेसिटर आएगा इसका नाम होगा जंक्शन कैपेसिटर, जो हम एज्यूम करेंगे इसका नाम होगा CGD। इस पे मिलर अप्लाई करेंगे। और यहाँ वाला जो कैपेसिटर होगा CGS, इस पे मिलर नहीं, ये डायरेक्ट ग्राउंड में सर्किट में बन जाएगा। फिर सिमिलरली इनपुट और आउटपुट नेटवर्क सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, CGD इज इक्वल टू CRSS माइनस CISS, और CGS इज इक्वल टू CRSS। हाँ, उल्टा लिख दिया मैंने, ये होता है CGD इज इक्वल टू CRSS, CGS इक्वल टू CISS माइनस CRSS। ठीक, फिर इनपुट आउटपुट पे वो करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल आएगा तो वैल्यू डालना है, और इसी डेरिवेशन से वो भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हाइब्रिड पाई मॉडल फॉर कॉमन एमिटर, जिसको हम गिया-क्लोटो मॉडल से कंसीडर करेंगे। गिया-क्लोटो का एक डायग्राम बनाएंगे, और इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं, सबसे ज़्यादा जो हम याद कर सकते हैं, GM इक्वल टू डेल IC बाई डेल VD डायोड, हाँ VD इक्वल टू, यहाँ पर जो भी आता है रिजल्ट, GM इक्वल टू
एक और इसमें रिजल्ट याद रखना होता है, आर पाई इक्वल टू बीटा बाई जी एम, आर पाई इक्वल टू बीटा बाई जी एम, ये हम याद रखते हैं कुछ। हाँ, बीटा को ही हम एच एफ ई भी बोलते हैं, बीटा को एच एफ ई भी बोलते हैं। और बाकी फिर हमें डायग्राम बनाना है गिया-क्लोटो का और सारी डिटेल्स लिख देनी है। फिर आता है हाई फ्रीक्वेंसी मॉसफेट। मॉसफेट में क्या करते हैं, हम एक बढ़िया सा मॉसफेट बनाते हैं, और मॉसफेट की ये जो बॉडी वाला टर्मिनल है, ये बॉडी वाला टर्मिनल, इसको हम गेट से सॉर्ट करते हैं ना ऐसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जंक्शन उठाएंगे। पहले इसको गेट बोल दिया, इसको ड्रेन बोल दिया, इसको सोर्स बोल दिया। तो इसके बीच में कैपेसिटेंस लिखेंगे, इसके बीच में, सबके बीच में कैपेसिटेंस लिखेंगे, 5 प्रकार का कैपेसिटेंस आएगा। तो एक टॉपिक हमारा हो जाता है ये वाला मॉसफेट वाला, मॉसफेट का कैपेसिटेंस। ठीक, इसमें जंक्शन कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो कोई सी जे जंक्शन कैपेसिटेंस सी जे ओ अपॉन 1 प्लस वी जे ओ अपॉन जे ओ यूज करते हैं, ऐसा कुछ फार्मूला यूज करते हैं अलग अलग के लिए। तो सी डी ओ के लिए सी डी बी ओ अपॉन 1 प्लस डी बी अपॉन वी ओ यूज करते हैं। ठीक है, ये इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस हो गया वी जे ओ, और ये ऊपर वाला रिवर्स बायस वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये रिवर्स बायस वोल्टेज हो गया जे ओ, और ये इंटरनली, तो इसको, ठीक है, ये रिवर्स बायस्ड पोटेंशियल हो गया अपॉन ये इंटरनली डेवलप्ड पोटेंशियल हो गया, ऐसे लिख लेते हैं, कॉमन हो गया। तो जंक्शन के लिए कैपेसिटेंस जो जंक्शन पे बन रहा होगा, फिर इसके लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल बनाते हैं मॉसफेट का। मॉसफेट का पहले एक कंप्लीट मॉडल बनाते हैं, यहाँ सी जी डी कैपेसिटर लगा होता है। इनपुट साइड का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ये इनपुट साइड का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो इसको हम इन्फिनाइट या ओपन सर्किट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है इनपुट साइड का सी जी एस या सी जी, इसको सी पाई भी बोलते हैं, ये कैपेसिटर ऐसे हो जाता है। वी जी एस यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस वी जी एस। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जी एम वी जी एस होता है, जी एम वी जी एस होता है करंट सोर्स। उसके बाद करंट सोर्स में ही हम लोग जी एम वी बी एस यूज करते हैं, पर इसका कोई मतलब नहीं, केवल जी एम वी जी एस ही हमें यूज करना है। फिर आर ओ होता है रेजिस्टेंस। उसके बाद ये एक कैपेसिटर लगाते हैं सी ड्रेन टू बॉडी, तो ये एक बॉडी टर्मिनल यहाँ अलग से हम बॉडी बोल देते हैं। अगर इसको हमने गेट बोला है, इसको सोर्स बोला है, इसको ड्रेन बोला है, तो ड्रेन टू बॉडी एक टर्मिनल बनाते हैं, और इस बॉडी को लेके जाते हैं, किससे सॉर्ट करना होता है बॉडी को, बॉडी को हमें सोर्स से या गेट से, किससे, तो बॉडी को हम सॉर्ट कर देते हैं गेट से। उसके बाद एक और कैपेसिटर बनता है बॉडी और सोर्स के बीच में, तो ये बॉडी और सोर्स के बीच में कैपेसिटर, पर ये जो एक्सटर्नल वाला बनाया हूँ गंदा सा, इसको नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर देना होता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में फिर नेक्स्ट होता है हमारा सी जी डी जिंदा रहता है, आर ओ हमने निकाल के फेंक दिया है, सी जी एस कैपेसिटर बचा हुआ रहता है जो कि सिग्निफिकेंट होता है। उसके बाद जी एम वी जी एस होता है, यहाँ पे जी एम वी जी एस होता है, और आउटपुट का रेजिस्टेंस आर ओ होता है, और ये यहाँ पे हम अपना आर एल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट पैरामीटर लगाना होता है तो आर एल को हम कई बार शॉर्ट करते हैं। ये सर्किट हो जाती है, यहाँ प्लस माइनस वी जी एस बोलते हैं इसको। और फिर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ई सी का ये वाला जो यहाँ वाला कैपेसिटर है, इसको मिलर में कन्वर्ट करते हैं। ये मिलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, करने के बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हो जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था फीडबैक ऑसिलेटर, फीडबैक। फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा फीडबैक। तो फीडबैक में हम बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं, शंट मिक्सिंग, सीरीज मिक्सिंग, सीरीज शंट, करंट शंट, वोल्टेज शंट, और क्या कहते हैं ए एफ बी फीडबैक वगैरह, ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा,
फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ नॉट, बैंडविड्थ बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1+A बीटा। रेजिस्टेंस भी ऐसे ही हो जाता है, जेड इक्वल टू जेड इनपुट इम्पीडेंस हो जाता है जेड नॉट इंटू 1+A बीटा, जेड नॉट इंटू 1+A बीटा। आउटपुट वाला इम्पीडेंस जो है घट जाता है, आउटपुट वाला इम्पीडेंस फीडबैक के केस में घट जाता है, ये हो जाता है 1+A बीटा फैक्टर से घटना। और फिर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सेंसिटिविटी भी रिड्यूस हो जाती है उसी फैक्टर से। तो सेंसिटिविटी हो जाती है, ये ओल्ड फीडबैक के केस में सेंसिटिविटी अपॉन 1+A बीटा से ये भी रिड्यूस हो जाती है। तो सेंसिटिविटी रिड्यूस होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है फीडबैक एम्पलीफायर की, और गेन स्टेबिलिटी इस वाले फैक्टर की वजह से बढ़ जाती है।